वेलकम स्टूडेंट्स, आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस की आपकी अपनी पाठशाला में स्वागत है आपका। हम पढ़ रहे थे एसएसटी में ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, संसाधन और विकास। हमने पिछले वीडियो में जाना कि संसाधन होते क्या हैं, उनको कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है। आज हम उससे आगे की बात करेंगे। बहुत ही पते की बात है, आपके समझने की भी बात है और बहुत शानदार तरीके से इसमें से क्वेश्चंस भी बनते हैं। हम बात करेंगे संसाधनों का विकास। पहली बात तो ये कि संसाधनों का विकास क्यों किया जाए। संसाधन जो भी हैं, हमने जब उनको क्लासिफाई किया था तो हमने ये जाना था कि कुछ संसाधन ऐसे हैं जो खत्म हो जाने वाले हैं। तो अगर वो खत्म हो गए तो फिर उनकी जगह हम क्या करेंगे। आप एक मिनट के लिए ये इमेजिन कीजिए कि अगर दुनिया से पेट्रोल खत्म हो गया, अब पेट्रोल मिलना बंद हो गया या फिर जितना भी था उतना हमने काम में ले लिया, कंज्यूम कर दिया। अब क्या, अब इसके बाद क्या किया जाएगा? तो हमें उसके लिए कुछ ना कुछ अल्टरनेट्स ढूंढ के रखने पड़ेंगे। वो अल्टरनेट्स हम ढूंढेंगे तभी तो हम उनके बाद यूज कर पाएंगे। तो इसको कहते हैं संसाधन का विकास, डेवलपमेंट ऑफ द रिसोर्सेज। दूसरे शब्दों में ये भी कहा जा सकता है कि प्रकृति तो अपनी तरफ से हमें सब कुछ देती ही है, चाहे वो वन हो, चाहे वन्य जीव हो, चाहे धातुएं हो, चाहे फ्यूल जो मिनरल्स हैं वो हो, कुछ भी हो, प्रकृति अपनी तरफ से पानी, हवा, सब कुछ, मिट्टी हमें दे ही रही है। हम उसको काम में ले रहे हैं, तो उसको काम में लेने की ये प्रक्रिया डेवलपमेंट या विकास कहलाती है। ठीक है। अब दूसरी बात ये कि संसाधनों का विकास जो किया जाना चाहिए वो क्यों किया जाना चाहिए, उसके रीजन क्या है। तो उसका पहला रीजन है हमारे जीवन यापन के लिए। क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि आप प्रकृति की कोई भी चीज काम में नहीं लो और आप जीवित रह पाओगे? कब तक? आपको पानी चाहिए, आपको खाना चाहिए, आपको जीवन जीने के लिए हर चीज चाहिए। तो वो चीज आप कहाँ से लेते हैं? आप प्रकृति से लेते हैं। तो सबसे पहले रीजन जो है संसाधन के विकास का वो क्या है? हमारे जीवन यापन के लिए। और दूसरा जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए। कहीं अगर पानी नहीं है तो हम उसको सिंचाई के रूप में काम में लिए जा रहे हैं। यानी इस तरह से जीवन जो हम जी रहे हैं, उस जीवन को जीने के लिए, सिर्फ जीने के लिए नहीं, उसमें आगे आगे प्रोग्रेस के लिए, उसकी गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए भी हमें संसाधनों का विकास करना पड़ेगा। तो फर्स्ट रीजन टू डेवलप दिस रिसोर्सेज इज टू लिव लाइफ एंड द सेकेंड इज टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ लाइफ। वी ऑल वांट टू लिव द लाइफ, बट वी वांट टू लिव इट इन अ क्वालिटी। ठीक है ना। तो वो क्वालिटी मेंटेन करने के लिए भी हमें रिसोर्सेज को डेवलप करने की जरूरत है। लेकिन होता क्या है, हम रिसोर्सेज डेवलप करते जाते हैं, हम उनको यूज करते जाते हैं, लेकिन उसको यूज करते करते उनका इतना ज्यादा हमने यूज कर लिया है कि उससे अब हमें प्रॉब्लम होने लगी है। अब प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई है। आप किसी भी चीज को काम में लेते हो, लेकिन उसको अगर एक सीमा से ज्यादा एक्सेस काम में ले लेते हो तो वो आपको समस्याएं देने लगती है। तो प्रकृति के साथ भी यही हो रहा है कि वो संसाधन हम जो यूज लेते जा रहे हैं, तो कुछ समस्याएं हमारे सामने पैदा हो गई है। तो इस अंधाधुंध उपयोग, अंधाधुंध इसी को कहते हैं कि बिना सोचे समझे बस यूज किए जाना। आप फॉर एग्जांपल आप एक गाड़ी चला रहे हो, उसमें सिर्फ पेट्रोल डलवा रहे हो और उसको काम में लिए जा रहे हो, कोई मेंटेनेंस नहीं, कोई उसमें स्पेयर पार्ट्स नहीं लगवाने हैं। तो क्या वो आपका साथ कब तक दे पाएगी बेचारी गाड़ी? ठीक है ना। तो ठीक इसी तरह प्रकृति भी है। प्रकृति येट अपने आप को हील करती है, लेकिन एक सीमा के बाद वो अपने आप को हील करना बंद कर देती है। तो उस समय अंधाधुंध उपयोग जो हम कर रहे हैं उससे क्या समस्याएं पैदा हो रही है? सबसे पहली समस्या संसाधनों का ह्रास हो रहा है, डिप्लेशन ऑफ द रिसोर्सेज। संसाधनों का ह्रास कैसे? खत्म तो हो ही रहे हैं। हमें पता है, जो से वैज्ञानिक भी कहते हैं, जो भी भूवैज्ञानिक है, वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो पेट्रोल है वो आगामी 50 साल के बाद पेट्रोल के सारे भंडार खत्म हो जाएंगे। तो ये ह्रास ही है। क्या हम पेट्रोल बना सकते हैं? हम नहीं बना सकते। ये प्रकृति का काम है और उसमें भी लाखों साल लगते हैं। तो हम ये कर नहीं सकते और हम सिर्फ उसको यूज किए जा रहे हैं। तो ये जो डिप्लेशन ऑफ द रिसोर्सेज है, ये सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम है जो कि हमारे सामने आने वाली है। बहुत सारी चीजें ऐसी है, सिर्फ हम उसको धातुओं से नहीं देख सकते। कई सारे स्पीसीज हैं जानवरों की जो बिल्कुल भी लुप्त हो चुकी है, एक्सटिंक्ट हो चुकी है इस दुनिया से। क्यों हो चुकी है? क्योंकि हमने वनों पर ध्यान नहीं दिया, हमने उनको बढ़ोतरी पर ध्यान नहीं दिया, हमने उनके जो निवास स्थान थे वो छीन लिए, वहां हमने अपने घर बना लिए, खेत बना लिए, हमने अपनी फैक्ट्रीज लगा ली। तो यानी ये जो रिसोर्सेज हैं ये एक लिमिट तक अपने आप को हील कर सकते हैं, उसके बाद में डिप्लीट होना शुरू हो जाते हैं। तो डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है।
दूसरी प्रॉब्लम होगी, समाज जो है संसाधन संपन्न और संसाधनहीन दो वर्गों में बट गया है। ये जो संसाधन है इनको यूज हर कोई नहीं कर सकता, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। बहुत बड़ी जनसंख्या ऐसी है हमारे विश्व की जो सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन जीने का जुगाड़ करते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ ये सोचते हैं कि किसी तरह हमारी जो बेसिक नीड्स है वो पूरी हो जाए। तो और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास इतना ज्यादा जो है अमाउंट ऑफ मनी, या हम कह सकते हैं संसाधन इतने ज्यादा हैं कि उन्होंने लगभग एकाधिकार कर रखा है। तो ऐसे में, जिनको हम गरीब अमीर भी कह सकते हैं, तो ऐसे दो वर्गों में बट गया है समाज। सोसाइटी हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू सेगमेंट्स, हैव्स एंड हैव नॉट्स। तो ये जो हैव्स और हैव नॉट्स हैं वो धीरे धीरे करके हमारे समाज में ही विरोध की स्थिति पैदा होगी और नुकसान भी हमें को होगा। तो ये दूसरा बड़ी प्रॉब्लम है। तीसरी बड़ी प्रॉब्लम है वैश्विक पारिस्थितिक संकट, ग्लोबल इकोलॉजिकल प्रॉब्लम। ये जो क्राइसिस इकोलॉजी में आने वाली है, इकोलॉजी क्या होता है, पारिस्थितिकी क्या होती है। देखिए, पर्यावरण तो होता है कि हमारे आसपास मौसम कैसा रहता है, बारिश कब होती है, कैसे जंगल है, क्या, वो सब होता है पर्यावरण। लेकिन इकोलॉजी कहते हैं कि हमारे आसपास की जो परिस्थितियां हैं उसमें हम किस तरह ढल रहे हैं और हम दूसरों के साथ किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। तो ये जो इकोलॉजिकल बैलेंस बना हुआ है कि हम भी यहाँ रहें, पेड़ पौधे भी फले फूले, जंगल भी बने, उन जंगल में वन्य जीव भी रहें, हम भी जीवों के साथ एडजस्ट करें, जीव हमारे साथ एडजस्ट करें, तो ये सब होता है इकोलॉजिकल बैलेंस। लेकिन हम जो अंधाधुंध संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, इससे इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ रहा है और एक क्राइसिस पैदा हो रहा है, एक पारिस्थितिकी संकट पैदा हो रहा है। ठीक है, तो दो चीजें हमने जानी। सबसे पहला कि डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस क्या है, ठीक है, और क्यों जरूरी है। और दूसरा, इतना ज्यादा अंधाधुंध इनका यूज जब हम कर रहे हैं, जब हम इनकी बहुत ज्यादा इनडिस्क्रिमिनेट इनको यूज किए जा रहे हैं, तो इससे मेजर प्रॉब्लम्स क्या क्या हो जाएंगी। तो अब इसका इलाज क्या है, अब इसका सॉल्यूशन क्या है। इसके सॉल्यूशन के लिए एक कॉन्सेप्ट दिया गया है, एक अवधारणा दी गई है, और उस अवधारणा को नाम दिया गया है सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नाम से पता चल रहा है, सतत यानी लगातार, पोषणीय यानी जो हमारा पोषण करता रहे। विकास जो हो वो ऐसा हो कि ना सिर्फ हम अपना काम निकालें, हम अपने लिए यूज करें उस चीज को, बल्कि हमारे फ्यूचर जनरेशंस जो हैं वो भी उस चीज को काम में ले पाएं। एक बहुत बड़े दार्शनिक थे जिन्होंने ये कहा था कि हमें कभी अपने आप को पृथ्वी का मालिक नहीं समझना चाहिए, हमें ये समझना चाहिए कि हम यहाँ किराएदार हैं और किराए के रूप में हमें इसकी जो प्रकृति है इसको बचाना है। तो यानी कि इससे क्या होगा, प्रकृति को बचाने से जो चीजें आप काम में ले रहे हो वो आपकी आने वाली जनरेशन्स भी काम में ले पाएगी। और इसी कॉन्सेप्ट को, इसी विचारधारा को कहते हैं सतत पोषणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर इसकी प्रॉपर परिभाषा लिखनी हो, पर्यावरण को नुकसान किए बिना किया गया विकास सतत पोषणीय विकास कहलाता है। इसमें एक चीज और ऐड करनी है कि वर्तमान विकास की प्रक्रिया जो है वो ऐसी हो कि भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं का भी उसमें ध्यान रखा जाए, कि हम उस चीज को सिर्फ ये नहीं कि हम काम में लेके चले जाए, भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी वो चीज बची रहे। डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट. It should not compromise with the needs of the future generation, and this concept is called the sustainable development. ये कहलाता है सतत पोषणीय विकास। अब हमने देख लिया कि संसाधनों को हमें विकास करना है, मैनेज करना है, उनको ठीक से काम में लेना है, लेकिन ये एक इंसान को द्वारा हो नहीं सकता, एक देश, सिर्फ एक देश ये कर नहीं सकता, पूरे विश्व को इसके लिए साथ आना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या किया जाए, इसके लिए विश्व के नेताओं ने सोचा और फिर उसके बाद में पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया। पहला पृथ्वी सम्मेलन, पहला अंतरराष्ट्रीय जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो रियो डी जेनेरो में हुआ था, इसलिए उसको रियो डी जेनेरो अर्थ समिट या पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है। 1992 में ये आयोजित किया गया। रियो डी जेनेरो जो है वो ब्राजील में है। तो ब्राजील में जून 1992 में पहला अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन, इंटरनेशनल फर्स्ट एवर वर्ल्ड इंटरनेशनल अर्थ समिट जो है वो आयोजित किया गया। अब यहाँ हुआ क्या, यहाँ 100 से ज्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया, मतलब 100 से ज्यादा देश के नेता वहां पर आए थे। अब विश्व में इतने देश हैं, उनमें से अगर 100 देशों के नेता भी मिलकर बैठते हैं और किसी एक चीज को डिसाइड करते हैं तो बहुत फर्क पड़ता है।
तो वहां 100 से ज्यादा देशों के जो नेता थे वो इकट्ठे हुए और उन्होंने एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। घोषणा पत्र होता है कि पूरे विचार करने के बाद, सोचने समझने के बाद, देखिए कहना आसान है कि हम काम में नहीं ले या हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें, लेकिन उसका तरीका थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसके लिए हमें आज की प्रगति को दांव पर लगाना पड़ता है, वो कोई नहीं करना चाहता। तो ऐसे में बहुत विचार विमर्श के बाद एक घोषणा पत्र बनाया गया और उस घोषणा पत्र पर 100 से ज्यादा देशों के नेताओं ने जो है हस्ताक्षर किए थे। उसमें कहा क्या गया, उसमें भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता का घोषणा पत्र उसको कहते हैं। भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता का घोषणा पत्र, ये नाम आपको याद में रखना है। डिक्लेरेशन ऑफ ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, डिक्लेरेशन ऑफ ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये है उस डिक्लेरेशन, उस घोषणा पत्र का नाम। अब उसमें था क्या, उसमें कुछ बातें कही गई। उसमें ये कहा गया कि सभी देश जो है वो अपने अपने स्तर पर ये कोशिश करेंगे कि जहां तक हो, अब इनमें क्या चीजें आती है, संसाधनों का सही उपयोग किया जाए, प्रदूषण कम किया जाए, ओजोन परत को जो ह्रास हो रहा है उसको बचाया जाए, ये सब पर सिग्नेचर किए गए। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया गया, वो क्या था, वो था एजेंडा 21 अपनाया गया, अडॉप्टेड एजेंडा 21। अब एजेंडा 21 क्या है, सबसे पहले एक छोटी सी चीज हम पहले देख लेते हैं। इस एजेंडा 21 को आपको अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, उससे पहले एक छोटी सी चीज देख लेते हैं कि यूनाइटेड नेशंस, हम सभी जानते हैं कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जो है यूएनओ, वो हमारे पृथ्वी के लिए काम करती है, वो पूरी दुनिया के लिए काम करती है और दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रही है। उसकी बहुत सी और ब्रांचेस हैं, जैसे यूनेस्को है, यूनिसेफ है, यूनिसेफ बच्चों के लिए काम करती है, यूनेस्को जो है वो सांस्कृतिक धरोहरों के लिए काम करती है, समाज के लिए काम करती है। तो इस तरह से बहुत से उसके ब्रांचेस हैं, उनमें से उन्हीं में से एक ब्रांच है जिसको यूनिसेड कहा जाता है। यूनिसेड मतलब संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। तो इसके द्वारा एजेंडा 21 बनाया गया था। अब एजेंडा 21 क्या है, कैसे काम करता है, इसके बारे में बात करते हैं। हाँ तो बच्चों, इस चैप्टर का बहुत ही शानदार क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है एजेंडा 21। एजेंडा 21 है क्या, ये तो देखो हमने पढ़ लिया है कि यूनिसेड जो है, यूएनसीईडी, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, उसके द्वारा एजेंडा 21 बनाया गया। अब ये एजेंडा 21 में होता क्या है, सबसे पहले एजेंडा 21 का गोल क्या है, उद्देश्य क्या है। उसका सबसे पहला उद्देश्य है पर्यावरण की क्षति को रोकना। ये जो हम संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग करके और पूरे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, सबसे पहला उद्देश्य यही है कि इस नुकसान को रोकना, इस नुकसान को कम करना। टू कॉम्बैट एनवायरमेंटल डैमेज, हम जो एनवायरमेंट को डैमेज कर रहे हैं उस डैमेज को कंट्रोल करना। दूसरा, गरीबी हटाना, टू कॉम्बैट पॉवर्टी। गरीबी हटाने से इसका रिलेट कैसे किया जाएगा, देखिए जितने इस तरह से जो हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया कि अमीरी और गरीबी में खाई बढ़ती जा रही है, दो वर्गों का निर्माण हो रहा है समाज में। तो अगर इस तरह से ये दो वर्ग जो है इनके बीच की दूरी बढ़ती जाएगी, उतना ही ज्यादा समाज को नुकसान होगा और अल्टीमेटली पूरे इकोलॉजिकल बैलेंस को नुकसान होगा। तो अगर गरीबी को जितना ज्यादा कम किया जाएगा उतना ही क्या होगा, समाज में समानता आएगी। और जब समानता आती है तो फिर समाज में हर चीज को यूज करने की जो तरीका है वो भी ढंग से हो जाता है, वो सही से उस संसाधनों का उपयोग किया जाता है। तीसरा है बीमारियों का उन्मूलन। देखो जब इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ता है, जब एनवायरमेंटल डैमेज होते हैं तो उसका कहीं ना कहीं जाके इफेक्ट मनुष्य के हेल्थ पर पड़ता है और बहुत सी ऐसी नई नई बीमारियां सामने निकल के आती है। ये इकोलॉजिकल इम्बैलेंस के कारण ही होता है। तो एजेंडा 21 को जो लागू किया जाएगा, इसके ये 3 इंपॉर्टेंट गोल्स हैं, ये उद्देश्य है। पर्यावरण की क्षति को रोकना, गरीबी हटाना और बीमारियों का उन्मूलन। द मेन गोल्स ऑफ एजेंडा 21 आर टू कॉम्बैट एनवायरमेंटल डैमेज, टू कॉम्बैट पॉवर्टी एंड टू अबॉलिश डिजीजेस। ये सबसे बड़े उद्देश्य हैं।
अब उसके लिए किया क्या जाए, क्या आधार बनाया जाए। ये जो कार्यसूची तो हमने बना ली, लेकिन क्या आधार बनाया जाए। देखिए विश्व में सारे देश हैं वो एक जैसे नहीं हैं। कई देश बहुत पिछड़े हुए हैं, बहुत गरीब देश हैं, जहाँ शिक्षा भी पूरी नहीं है, जहाँ लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं भी पूरी नहीं होती है। फिर कुछ विकासशील देश हैं, भारत जैसे या श्रीलंका जैसे, या जो हमारे आसपास के साउथ अफ्रीका जैसे विकासशील देश हैं जो अभी विकास की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं। और कई सारे विकसित देश भी हैं। तो इस तरह विश्व में जो अलग अलग तरह के देश हैं वो एक ही चीज को तो मान नहीं सकते। अगर यही जो चीज अमेरिका पे लागू की जाती है कि आप अपना पोल्यूशन जो है वो रिड्यूस कीजिए, ये कीजिए, अगर भारत पर ये थोप दिया जाए तो उससे क्या होगा, भारत का जो औद्योगिक विकास है वो अवरुद्ध हो जाएगा। तो हम ऐसा नहीं होने दे सकते। इसलिए इसके 3 आधार बनाए गए, इस कार्यसूची के 3 आधार बनाए गए: समान हित, पारस्परिक आवश्यकताएं और सम्मिलित जिम्मेदारियां। कॉमन इंटरेस्ट्स, म्यूचुअल नीड्स और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसको ऐसे समझो कि जब देश काम करेंगे तो कुछ ऐसे देश आपस में मिलकर काम करेंगे जिनके समान हित हों। समान हित होने का मतलब है जिनके अचीवमेंट्स, जिनके गोल्स, जिनके उद्देश्य एक जैसे हों। फिर पारस्परिक आवश्यकताएं। पारस्परिक आवश्यकताओं का मतलब है हर एक देश को दूसरे देश की आवश्यकता पड़ती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि भारत में चाय बहुत अच्छी पैदावार होती है तो भारत दूसरे देशों को निर्यात करता है, लेकिन कॉफी उतनी नहीं होती तो हमें ब्राजील से और दूसरे देशों से मंगवानी पड़ती है। तो ऐसे में हम उन पर निर्भर हो जाते हैं। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो ऐसे में हम एक दूसरे के ऊपर पारस्परिक हमारी निर्भरताएं बढ़ जाती है। तो ये जो पारस्परिक आवश्यकताएं हैं इनको भी ध्यान में रखना होता है। और सम्मिलित जिम्मेदारियां। सम्मिलित जिम्मेदारियां का मतलब ये होता है कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस पूरी दुनिया की वो एक अकेले देश या कुछ एक देशों की नहीं है, सभी देशों की बनती है, चाहे वो छोटा देश हो या बड़ा देश हो। एक परिवार की तरह है जिसमें हर एक सदस्य की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, चाहे वो सबसे बड़े बुजुर्ग हो, चाहे छोटे छोटे बच्चे भी क्यों ना हो, सबकी अपनी सम्मिलित जिम्मेदारियां होती है। तो इन चीजों को, इन 3 चीजों के बेसिस पर यह कार्यसूची बनाई गई: समान हित, कॉमन इंटरेस्ट, पारस्परिक आवश्यकताएं मींस म्यूचुअल नीड्स, और सम्मिलित जिम्मेदारियां यानी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब प्रत्येक देश, इसमें होगा क्या, प्रत्येक देश अपनी स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपना एजेंडा तैयार करेगा। इसमें यह कहा गया है कि ऐसा कुछ नहीं है कि रूल बना दिया और पूरी दुनिया के देशों को मानना है। ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि कई देश विकसित हैं जैसा मैंने बताया, कई विकासशील हैं, कई बिल्कुल पिछड़े हुए हैं। तो ऐसे में हर एक पर थोपा नहीं जा सकता। तो कहा यह गया कि हर एक देश अपनी अपनी स्थानीय परिस्थितियों को देखेगा और उसके अनुसार ही अपना अपना एजेंडा खुद बनाएंगे कि हमें कहां, किस लेवल तक पर्यावरण के लिए ये काम करने हैं। और दूसरा, 21वीं सदी में प्रदूषण का स्तर 50% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है। ये कहा गया है कि इस सदी में, इस सेंचुरी में हम जो भी प्रदूषण हो रहा है उसको 50% तक रिड्यूस कर देंगे। Each country would decide its own agenda on the basis of its conditions. और pollution level is to be reduced 50% in the 21st century. ठीक है, तो ये है एजेंडा 21। अब जो अगला टॉपिक है बहुत ही इजी सा, सिंपल सा टॉपिक है, वो है संसाधन नियोजन, रिसोर्स प्लानिंग। प्लानिंग क्या होती है, जब हम कोई चीज काम में लेते हैं तो उसको कितना हिस्सा काम में लेना होता है। छोटा सा एग्जांपल है, आपके घर में जो है राशन आता है, तो राशन आपकी मम्मी पूरा उसका एक लिस्ट बनाती है कि कौन सा सामान कितना लाना है, एक महीने के हिसाब से या एक हफ्ते के हिसाब से जो भी मंगाया जाता है कि कितना लगेगा, कितना लग सकता है, कितने मेंबर्स के लिए कितना सामान चाहिए। तो वो सब क्या होता है, वो प्लानिंग होता है। सोच समझ के किसी चीज को काम में लेना प्लानिंग कहलाता है। ठीक है ना, बहुत ही सुनियोजित तरीके से किसी भी वस्तु का, किसी भी संसाधन का उपयोग करना संसाधन नियोजन या रिसोर्स प्लानिंग कहलाता है। प्लानिंग, हाउ वी शुड यूज एंड व्हाट शुड बी द क्वांटिटी, व्हाट शुड बी द क्वालिटी, हाउ इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ये सब चीजें जो है वो नियोजन में या प्लानिंग में शामिल की जाती है। अब इसको अपन 2 टॉपिक्स में बात कर सकते हैं। सबसे पहली तो ये कि प्लानिंग क्यों की जाए, Why we plan something, हम क्यों करते हैं किसी भी चीज की प्लानिंग। देखिए, अगर भारत का एग्जाम्पल लिया जाए तो भारत एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है। डाइवर्स का मतलब होता है कि बहुत विविधतापूर्ण है, जहां भारत में उत्तर के अंदर
पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ बहुत अच्छी वनस्पति मिलती है, जहाँ बर्फ है, नदियां निकलती है जहाँ से। तो पश्चिम में राजस्थान में मरुस्थल भी है, दक्षिण में पठार भी है, समुद्री जो तटीय इलाके हैं वो भी है, मध्य में मैदान भी है। तो अगर भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो भारत एक बहुत ही विविधतापूर्ण जो है देश है। और ऐसी डाइवर्सिटी में जहां छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में या फिर बिहार राज्यों में बहुत सारे संसाधन प्राप्त होते हैं, बहुत सारे मेटल्स प्राप्त होते हैं, लेकिन कुछ एक राज्य ऐसे हैं भारत में जहां बिल्कुल भी धातु प्राप्त नहीं होते। तो ऐसे में क्या उन राज्यों में विकास नहीं किया जा सकता? किया तो जाना चाहिए। ठीक वैसे ही भारत में जहां उत्तर पूर्वी हिस्से के अंदर बहुत ज्यादा वन है, लेकिन राजस्थान के कई हिस्सों में, गुजरात के कच्छ क्षेत्र में तो बिल्कुल वीरान पड़ा है। तो ऐसे में क्या किया जाए? ऐसे में क्या राजस्थान के लोग उन वन उत्पादों को काम में नहीं लेंगे? लेंगे। तो इसी चीज का वितरण, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए, इसको कहते हैं प्लानिंग। तो यही वजह है सबसे ज्यादा प्लानिंग करने की कि प्लानिंग क्यों किया जाए। क्योंकि ये जो भारत का विशाल क्षेत्र है, अगर एक हिस्से में कोई चीज मिलती है तो उसको बाकी पूरे देश में पहुंचाना भी जरूरी है। ठीक है ना? हर एक व्यक्ति को उनको उपयोग करने का अधिकार है। तो किस प्रकार से उसका वितरण किया जाए, ये प्लानिंग के लिए इसके लिए प्लानिंग करनी होती है। तो ये है प्लानिंग क्यों की जाए। why should we plan? We should plan it to distribute it properly in a country, in a diverse country like India, where we have lots of diversity, whether it is in geographical conditions, whether it is in metallic conditions, whether it is in environmental conditions. So we have to distribute it properly in each part of the country. तो ये distribution planning का सबसे बड़ा reason होता है। फिर ये है कि प्लानिंग की कैसे जाए, प्लानिंग का जो है बेस क्या हो। प्लानिंग का बेस होता है आवश्यकता। नीड जो होती है वो सबसे बड़ी चीज होती है। किस चीज की कहाँ आवश्यकता है। हम भी कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आवश्यकता आविष्कारों की नहीं, हर चीज की जननी है। जहां जिस चीज की आवश्यकता होती है वहीं वो चीज पहुंच पाती है। तो नीड या आवश्यकता के अनुसार प्लानिंग करना ये जरूरी होता है। तो एक बहुत ही छोटा सा है ये टॉपिक, आपको सिर्फ समझना है कि रिसोर्स प्लानिंग है क्या। किसी भी संसाधन का उचित उपयोग और उचित वितरण, ठीक है ना, प्रॉपर यूज और प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन दोनों किस प्रकार किए जाएं, वो योजना बनाना, वो प्लान करना, वो रिसोर्स प्लानिंग कहलाता है। जरूरत क्यों पड़ती है? ताकि किसी भी रिसोर्स का जो है डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से किया जा सके, उसके लिए प्लानिंग की जरूरत होती है। और प्लानिंग का वजह क्या है? नीड, आवश्यकता ही प्लानिंग की सबसे बड़ी वजह होती है। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। हमने जाना कि रिसोर्सेज जो है उनके संरक्षण के लिए क्या क्या किया जा रहा है, रिसोर्स प्लानिंग क्या है, एजेंडा जो है एजेंडा 21 क्या है, रियो डी जेनेरो की आपने जो फर्स्ट अर्थ समिट थी उसके बारे में जाना। अभी इस चैप्टर में बहुत कुछ बाकी है, हम लैंड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन वो सब अगले वीडियो में। ठीक है, अब आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और देखते रहिए इन वीडियोस को, इन चैनल के साथ जुड़े रहिए। क्यों? क्योंकि अभी से आपकी जो तैयारी होगी ना वही आपके मार्किंग्स को डिसाइड करेगी। थैंक यू।